हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम PYQ सॉल्व करेंगे जो कि जून 2023 के हैं। जो लास्ट हमारा UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके ये PYQs है। ये एजुकेशन का पेपर है और उसका हम पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं जो कि सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है। कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में करेंगे और इनके जो अदर ऑप्शंस हमें गिवन हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर अगली बार इन ऑप्शन से हमें क्वेश्चन देखने को मिले तो हम उसका आंसर कर पाए। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी रिकमेंडेड द क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस फ्रॉम बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है और यहाँ पर जो कमीशंस और कमेटी भी हमें गिवन है ये सारी ही इंडिपेंडेंस से पहले ही वाली कमिटीज़ जो है, कमीशन जो है वो है। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने स्वतंत्रता से पहले अवमानक महाविद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा की थी? इनमें से कौन सा कमीशन आया था जिन्होंने ये बोला था कि जो अवमानक महाविद्यालय हैं उनको, जो स्टैंडर्ड जिनका सही नहीं है, उनको क्या करना है, बंद करना है। बंद करने के लिए बात जो है वो कही गई थी कौन से कमीशन में? ऑप्शंस देख लेते हैं हम। राले कमीशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन एंड हर्टोंग कमेटी। तो ये 4 है हमारे पास ऑप्शन। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने की बात करी गई थी जिनके स्टैंडर्ड सही नहीं है, वो करी थी राले कमीशन ने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा राले जो कमीशन था इसके बारे में जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड और भी जो टर्म्स हैं उनको भी जान लेते हैं। इस कमीशन को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है और ये जो है 1902 में आया था। 1902 में राले कमीशन जो है वो आया था। इसका जो काम था कि वो प्रेजेंट में उस टाइम पर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया के, उनको देखना, उनको एग्जामाइन करना और सजेशंस को देना कि उसमें क्या जो है किया जा सकता है। तो उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन जो थे यहाँ पर थे और उन्होंने ही जो है इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को करवाया था, का सेटअप करवाया था। ये जो राले कमीशन जो आया था, इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी हमने बोला, इसको कहा जाता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी, जो कि 1902 में आया था। तो इसका जो रिपोर्ट है वो 1902 में जो है वो पेश की गई थी। उसके बाद जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था 1904 में आया। 1904 में आया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये हो गया राले कमीशन के बारे में। अब हम जो हमारा हंटर कमीशन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हंटर कमीशन जो है वो कब आया था। हंटर कमीशन जो है वो 1882 में आया। 1882 में हंटर कमीशन जो है वो आया था। इसमें ये हायर एजुकेशन के लिए, इंडिया में जो हायर एजुकेशन था उसको देखने के लिए, उसमें कौन कौन से सजेशंस, इम्प्रूवमेंट जो है वो किए जा सकते हैं, उसके लिए हंटर कमीशन जो है वो लाया गया था। तो ये आ गया था 1882 में, ये भी हायर एजुकेशन के लिए ही था। देन उसके बाद हमारा सैडलर कमीशन है, जो कि सैडलर कमीशन जो कि 1917 में आया था। सैडलर कमीशन कब सेटअप किया? 1917 में। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो है वो कहा जाता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी सैडलर कमीशन को कहा जाता है और ये 1917 में आया। इसका जो काम था वो भी इन्वेस्टिगेट करना था और रिकमेंडेशंस देनी थी कि उस टाइम पर जो हायर एजुकेशन या एजुकेशन की जो स्टेट है उसकी क्या कंडीशन है उसके बारे में। देन हमारा हर्टोंग कमीशन है, जो कि 4th हर्टोंग कमेटी। हर्टोंग जो कमेटी है ये 1929 में आई थी।
1929 में। इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। इसका काम था कि रिव्यू देना है किसके बारे में, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके बारे में इंडिया में, और प्रपोज करना रिफॉर्म्स कि क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो उसमें किए जा सकते हैं, और रिव्यू देना यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, वो हरटोंग कमेटी में था। सो ये सारे ही अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। सो ये इनके ईयर्स जो है वो हमें ईयर्स भी जो है हमें इनके याद रखने हैं। सो ये हमारे हो गए कमीशंस एंड कमिटीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स जो है वो गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 हमें बता रही है कि द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन was to withdraw from higher education। देन स्टेटमेंट 2 है कि द ब्रिटिश पॉलिसी completely supported the idea of mother tongue as the medium of instruction as against English। ये हमें स्टेटमेंट्स, ये आंसर्स हैं, इनमें से हमें सही आंसर बताना है। तो कथन 1 और कथन 2 हमें यहाँ पर दिया गया है। कथन 1 हमें बोल रहा है कि शिक्षा संबंधी ब्रिटिश नीति का आद्यतम भाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने का था, और दूसरा जो कथन है वो हमें बता रहा है कि जो ब्रिटिश नीति थी, ब्रिटिश नीति ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के विरुद्ध मातृभाषा के विचार का पूर्ण समर्थन किया था। ये स्टेटमेंट तो हमें देख के ही पता चल रही है कि कैसी होगी। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें हमें ये बोला गया कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी एजुकेशन की, उनका वो हायर एजुकेशन से पीछे हटना चाहते थे, हायर एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि उन्होंने क्या कहा था कि क्लोज़ करनी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज़ कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ही यूथ जाता है, और वहीं से क्या होता है कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ से ही एक जो क्रांति है वो क्या होती है, शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो यूथ है। तो इसीलिए ब्रिटिश जो पॉलिसी थी वो विड्रॉ करना चाहती थी हायर एजुकेशन के प्रति। देन जो दूसरा स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो मदर टंग है उसको वो प्रमोट करना चाहते थे इंग्लिश के विरुद्ध, इंग्लिश के अगेंस्ट थे। नहीं, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लिश को ही बढ़ावा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो अंग्रेजी है उसी को माध्यम रखा, और कई सारे जो स्कूल्स हैं उनको क्या किया, स्थापित किया था, और वहाँ पर भी वो अपना जो क्रिश्चियनिटी है और जो इंग्लिश है उसी को क्या करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्निंग है उसके फीचर्स हमें बताने हैं। स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण हैं। ऑप्शंस हमें गिवन है यहाँ पर। स्व अनुवीक्षण, अधिगम का स्वामित्व लेना, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षक उन्मुखी, अधिगम का विस्तार। तो ये हमारे हैं 5 ऑप्शन जो है वो हमें गिवन है। सेल्फ मॉनिटरिंग, टेकिंग ओनरशिप लर्निंग, रेमेडियल टीचिंग, टीचर ओरिएंटेड एंड एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर हम पहले एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसके ज़रिए करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब कि सेल्फ मतलब हम खुद से ही जो लर्निंग है वो कर रहे हैं, सेल्फ डायरेक्टेड है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टीचर ओरिएंटेड हमें जो दिख रहा है ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई लर्निंग टीचर ओरिएंटेड है तो वो सेल्फ लर्निंग तो नहीं हुई, उसमें तो टीचर का भी पार्टिसिपेशन हो गया। तो डी ऑप्शन जो है वो नहीं है हमारा। तो डी ऑप्शन हमें एक ही में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा कट जाएगा। देन अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेल्फ मॉनिटरिंग, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है तो उसमें सेल्फ मॉनिटरिंग होगी, तो ए जो है हमारा सही होगा। अब ए हमें 2 में गिवन है, ए और सेकंड और थर्ड में, और सी में हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमें ए गिवन नहीं है, तो फर्स्ट वाला भी कट हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से हम देखते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि बी जो है वो
सेकंड में भी गिवन है और थर्ड में भी गिवन है, तो मतलब बी तो ऑप्शन होगा ही। टेकिंग ओनरशिप लर्निंग, सही बात है, क्योंकि हम खुद की लर्निंग कर रहे हैं तो ओनरशिप हो जाएगी उसमें। देन अब हमें डाउट है कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा या ई ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सी जो ऑप्शन है वो हमें कह रहा है रेमेडियल टीचिंग। सो रेमेडियल जो टीचिंग होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड तो नहीं होती, उसमें तो टीचर का रोल होता है। वैसे भी टीचिंग जहाँ पर हम बोल रहे हैं वहाँ पर टीचर ही हमें टीच करेंगे। तो रेमेडियल टीचिंग होती है कि जिसमें हम पहले, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले हमारी बीमारी को डायग्नोज करते हैं, देन उसके बाद हमें वो रेमेडी देते हैं। तो वैसे ही रेमेडियल टीचिंग भी होती है कि पहला स्टेप जो होता है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, जिसके अंदर जो टीचर है वो एक बच्चे की क्या प्रॉब्लम एरिया है उसको पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कि बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब हम असेसमेंट करते हैं, जो हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट चलता है, उसके अंदर पहले देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब प्रॉब्लम फाइंड करते हैं तो वो वाली जो स्टेज है वो हमारी डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, जहाँ पर हम की प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हैं। देन उसके बाद प्रॉब्लम जब हमें पता चल जाती है कि बच्चे की लर्निंग में डिफ़िकल्टी आ कहाँ पर रही है, डिफ़िकल्टी जब हमें फाइंड हो गई तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि रेमेडियल टीचिंग देते हैं बच्चे को, कि हम उस डिफ़िकल्टी को क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी रेमेडियल टीचिंग हो जाती है। तो इसमें जो कार्य है वो टीचर का है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा कट गया। तो अब यहाँ पर बचता है ओनली 2 ऑप्शन, जिसमें कि हमें ए, बी और ई गिवन है। सो ए जो है वो ठीक है ऑप्शन, और बी भी हमें पता ही है कि ठीक है। देन थर्ड हमारा हो जाएगा कि एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। यस, सही बात है कि जब हम खुद से सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर रहे हैं तो हम लर्निंग का अधिगम का क्या हो रहा है, उसमें विस्तार हो रहा है कि हम कई सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा देख सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं आज के टाइम में, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में हमारा एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग हो सकता है। तो ये हमारे हो गए ऑप्शन नंबर, जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें हम कह रहे हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, टेकिंग ओनरशिप लर्निंग एंड एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इन स्टडीज़ इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स देयर कुड बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक बोर्डम एंड फटीग। दिस वुड कंटिन्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। तो यहाँ पर रिसर्च की बात हो रही है कि जहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ह्यूमन क्या है, सब्जेक्ट है। स्टडी करी जा रही है ह्यूमन पर। जब ह्यूमंस पर स्टडी करी जा रही है तो उनमें बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि बोर हो रहे हैं या फटीग हो रही है। तो ये जो वैलिडिटी है, इसमें किस तरह का थ्रेट जो आने का चांसेस रहता है, ये पूछा है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है, मैच्योरेशन थ्रेट, हिस्ट्री थ्रेट, सिलेक्शन थ्रेट और इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रेट। सो जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो वहाँ पर मैच्योरेशन जो थ्रेट होता है वो आने के चांसेस जो है वो रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या आ जाती है, मैच्योरिटी जो है वो आ जाती है, तो इसलिए मैच्योरेशन थ्रेट जो है वो आने के चांसेस रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस आर एम्प्लॉयड टू रिमूव मेनली। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस करी जाती है वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए। अपशिष्ट जल उपचार में निम्नलिखित में से मुख्यतया क्या क्या हटाने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का नियोजन जो है वो किया जाता है। तो इनमें से क्या हटाने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का नियोजन किया जाता है, तो बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स, फंगाई, कोलॉइडल एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो हमें गिवन है। सो यहाँ पर क्योंकि हम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके अंदर, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर हम जीवों की बात करते हैं, बायोलॉजी होती है जहाँ पर हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जीवों में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं कि हमें रिमूव करना है, क्या वेस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, और वेस्ट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो वो किस प्रोसेस से कर रहे हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से कर रहे हैं। तो जब हम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से कर रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जीवों का यूज़ करेंगे। जीवों का यूज़ करके हम वेस्ट को हटाने की कोशिश जो है वो करेंगे।
तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जीवों का तो हमें यूज़ करना है, तो जैसे बैक्टीरिया, सस्पेंडेड जो सॉलिड्स है और जो फंगाई है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो रिमूव करते हैं वेस्ट को करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कोलॉइडल और सॉल्यूबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोलॉइडल और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमें रिमूव करना है, उनको हम रिमूव कर देंगे इनकी मदद से, इन जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी मदद से। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी और ई हो जाएगा, जिसमें कि कोलॉइडल और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आते हैं। कोलॉइडल एंड घुलनशील कार्बनिक यौगिक। अब बैक्टीरिया, जीवाणु हो गया, प्रलंबित ठोस पदार्थ और कवक, ये हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने जून 2023 के कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया, जो कि PYQ है पेपर 1 के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।